दोस्तों आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे मास्टर वीडियो ज्योग्राफी का। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो फॉरेस्टर वनपल का एग्जाम है फ्रेंड्स, आपको 20 तारीख को है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। और सभी जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे प्रश्न 100% आएगा, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग के लिए मेहनत इतना कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक लाइक जरूर बनता है फ्रेंड्स। और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, कल मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ और कल दिन भर फॉरेस्टर का ही आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स, जो चुनिंदा प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। तो कल दिन भर मेरे चैनल से आप जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, सुबह से शाम तक फ्रेंड्स पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका पीडीएफ के लिए भी आप लोग डिमांड कर रहे थे फ्रेंड्स, तो आज रात से फ्रेंड्स मैं अपने वेबसाइट पर इसका पीडीएफ बना करके सभी को फ्रेंड्स आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला सवाल है फ्रेंड्स कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो कॉपरनिकस को। याद रखिएगा ध्यान से, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉपरनिकस को कहा जाता है। दूसरा सवाल है फ्रेंड्स कि पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तब पाइथागोरस ने ऐसा कहा था सर्वप्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, कि पृथ्वी का आकार है जो गोल है। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स, सूर्य के धब्बों का तापमान कितना है। देखिए सूर्य में जो धब्बा होता है फ्रेंड्स, उसका तापमान कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। और ये भी याद रखें कि सूर्य के सतह का तापमान भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आपका कितना हो जाएगा, उसका 6 डिग्री 1000 सेल्सियस होता है। तो सूर्य के धब्बे का तापमान अगर पूछेगा फ्रेंड्स, तो आपको 1500 डिग्री सेल्सियस होगा फ्रेंड्स। और सूर्य के सतह का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न आपको एग्जाम में कि दिन रात किस कारण से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दिन रात होता है जो फ्रेंड्स, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूरता है उसके कारण। एक सवाल इससे ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, मौसम का परिवर्तन कैसे होता है। तो दोनों विद्यार्थियों में कंफ्यूजन होता है। तो पहले क्लियर रखें फ्रेंड्स कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, अपने कक्ष पर जब घूर्णन करती है तो उससे दिन रात होता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन कब होता है फ्रेंड्स, कि पृथ्वी जब है जो फ्रेंड्स अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण करता है, परिक्रमा करता है। और पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना, इसके कारण ही ऋतु या मौसम परिवर्तन होता है। तो वो भी याद रखिए फ्रेंड्स, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, परिभ्रमण करती है और अपने अक्ष पर झुका होना, इसके कारण से मौसम परिवर्तन होता है। लेकिन दिन रात किस कारण से होता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है। ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज डेंसिटी किस ग्रह का सबसे कम है, तो सबसे आपका शनि का है जो औसत घनत्व सबसे कम है। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स कि किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो हमारा जो पृथ्वी है फ्रेंड्स, इसका औसत घनत्व सबसे अधिक है। यहां देखिए फ्रेंड्स क्रमवार में दिया हुआ है, सबसे ज्यादा औसत घनत्व किसका है फ्रेंड्स, तो आपका पृथ्वी है। दूसरा पर स्थान पर कौन आता है औसत घनत्व में, तो बुध है। तीसरा पर शुक्र है। चौथा पे मंगल है फ्रेंड्स। पांचवा पर आपका वरुण है। और छठा पर बृहस्पति। सातवां पर अरुण। और आठवां पर क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका शनि है। ठीक है, यानी सबसे कम घनत्व शनि का है और सबसे ज्यादा औसत घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जाए। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रहों में आकार के अनुसार पृथ्वी किस स्थान पर है। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। प से पृथ्वी, प से पांचवा, इस तरह से याद रखिए। ग्रहों में आकार के अनुसार से पृथ्वी है जो आपका 5वां स्थान पर है। क्या ट्रिक है फ्रेंड्स, कि प से पृथ्वी होता है और प से 5वां होता है, तो कितवां स्थान पे, 5वां स्थान पर है। इसका भी देख ले फ्रेंड्स, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन है, बुध है। अब देखिए बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। तीसरा में अरुण है। चौथा में वरुण है। पांचवा में देखिए पृथ्वी है, 5वां आ गया फ्रेंड्स। छठा में शुक्र है। 7वां में मंगल है। और 8वां में बुध है जो सबसे छोटा है। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम में प्रश्न आसान ही पूछा जाता है फ्रेंड्स, लेकिन क्या है वहां पर एग्जाम में थोड़ा सा सबका बीपी हाई रहता है, प्लस में जो प्रश्न पढ़े रहते हैं फ्रेंड्स, वहां ऑप्शन दिया रहता है, तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सब प्रश्न आपको वहां पर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देखिए सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 है फ्रेंड्स कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आकार के हिसाब से देखे थे तो पृथ्वी 5वां स्थान पे आता था, लेकिन सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर जो पूछेगा फ्रेंड्स, तो कितना, तीसरे स्थान पे आता है। पहला स्थान पर कौन होता है फ्रेंड्स, बुध होता है। दूसरा पर शुक्र आता है।
तीसरा पर पृथ्वी आता है, चौथा पर मंगल आता है, पांचवा पर बृहस्पति आता है, छठा पर शनि आता है, सातवां पर अरुण आता है, आठवां पर वरुण आता है। इसको इस तरह से याद रखें फ्रेंड्स, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, एक सेंटेंस बना लीजिएगा सूर्य से दूरी के स्थान पर। तो देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, एक सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद बृहस्पति भगवान आते हैं, उसके बाद शनि भगवान, उसके बाद अरुण और वरुण, इस तरह से याद रखें। तो फ्रेंड्स सूर्य के दूरी के अनुसार से पृथ्वी है जो आपको कौन सा स्थान पे, तीसरा स्थान पे है। सवाल नंबर 9 को देखिए फ्रेंड्स कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की है। देखिए फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय मर जाता है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कल दिन भर और अभी से लेकर के फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ जो इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्रेंड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो और एग्जाम में अच्छा करके आए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अभी मैं कल दिन भर ऑनलाइनर प्रश्न ही कोशिश करूँगा डालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसका सिलेबस तो जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स हूबहू उसी टाइप से है फ्रेंड्स, इसमें भी हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस वीडियो के बाद में फ्रेंड्स आपको मास्टर वीडियो हिंदी का भी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल से आप बने रहेगा फ्रेंड्स, और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, तभी आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट पियरे ने किया था। दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था, तो एमेंडसन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने, एमेंडसन ने किया था। सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, सबसे जो गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 12 को देखें, ये पूछा जा सकता है सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है। तो अभी हम लोग देखें दूर पर है फ्रेंड्स आपका कौन सा है, वरुण है। और सबसे नजदीक में कौन सा था फ्रेंड्स, तो आपका बुध है। अभी हमने देखा तो सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित पर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। चलिए सवाल नंबर 13 देखिए, प्रश्न आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है। सब जानते हैं शुक्र है जो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह भी है जो शुक्र है। शुक्र को ही पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, सभी याद रखें। चलिए फ्रेंड्स देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, करीब करीब सभी एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो केवल पूर्णिमा का होता है। अब कौन सी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है फ्रेंड्स, तो देखिए जब सूर्य हो गया, ये मान लिया फ्रेंड्स ये सन हो गया, और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, मून हो गया। ठीक है, तो सूर्य और मून एंड सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आपका अर्थ यानी पृथ्वी आ जाता है फ्रेंड्स, तभी क्या होता है, चंद्र ग्रहण आता है। क्योंकि फ्रेंड्स सूर्य से इसका प्रकाश ढक जाता है, इसलिए अंधेरा हो जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो चंद्र ग्रहण है जो आपका केवल पूर्णिमा को दिन लगता है। और कब लगता है फ्रेंड्स, कि जब पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, केवल पूर्णिमा को लगता है। नोट्स में याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए जो चंद्र ग्रहण जो पूर्णिमा का लगता है फ्रेंड्स, और जो सूर्य ग्रहण होता है जो केवल अमावस्या के दिन लगता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि सर्वाधिक तापमांतर वाला ग्रह कौन है। बहुत ही टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स। देखिए सबसे अधिक सबसे जल्दी गर्म यही ग्रह होता है फ्रेंड्स, और सबसे जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी ताप का अंतर यहाँ बहुत होता है। तो सर्वाधिक ताप अंतर वाला ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स, तो वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं फ्रेंड्स, और अरुण ग्रह को क्या टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स, अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह कौन है। इसमें देखिए कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, दो प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है फ्रेंड्स, तो बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे कम न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, परिक्रमा करने वाला ग्रह सबसे तीव्र गति में बुध आ जाएगा फ्रेंड्स, और सबसे न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह आपका वरुण हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर है गया फ्रेंड्स, कंफ्यूजन नहीं होना है। अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह बृहस्पति है, न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला गति शुक्र है, लेकिन सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, और न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह आपका वरुण है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पृथ्वी है जो कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूरती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारी पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूरती है, लेकिन दो ऐसा ग्रह है फ्रेंड्स जो एंटी क्लॉक घूमता है, अपोजिट घूमता है, उसका नाम क्या है, तो शुक्र है और अरुण है। यही कारण है कि फ्रेंड्स शुक्र और अरुण पर है जो सूर्योदय पूरब से ना होकर के पश्चिम से होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न वही है फ्रेंड्स, वे ग्रह कौन है जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो शुक्र और अरुण ग्रह पर है जो सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है। कारण क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि यह है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है। चलिए फ्रेंड्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए फ्रेंड्स, शांति का सागर, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, किस उपग्रह पर स्थित है। तो किस उपग्रह, चूंकि चंद्रमा है जो एक उपग्रह है, ठीक फ्रेंड्स, तो चंद्रमा पर यह है। और चंद्रमा है जो फ्रेंड्स देखिए पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ये भी याद रखिएगा। कहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स सिंपल में ही कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा को हम लोग उपग्रह के कैटेगरी में रखेंगे, और ये कृत्रिम नहीं है,
ये है जो नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है, जो कैसा है, तो आपका प्राकृतिक उपग्रह है। तो शांत का सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है, तो चंद्रमा पर आपको पाया जाता है। सूर्य क्या है फ्रेंड्स, तो तारा है। चंद्रमा क्या है, तो उपग्रह है। पृथ्वी क्या है, तो ग्रह है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखे फ्रेंड्स, सिंपल सिंपल ही प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कृष्ण छिद्र सिद्धांत बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका एस चंद्रशेखर ने किया था। भारत के ही है फ्रेंड्स। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक होल थ्योरी कहता है, इसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। हो सकता है सवाल पूछा जाए वो फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हो सकता है आपका इस टाइप का भी सवाल पूछा जाए कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या कहलाता है, उसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रिज्म कहते हैं फ्रेंड्स, और हिंदी में नक्षत्र कहते हैं। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहता है फ्रेंड्स, तो नक्षत्र कहा जाता है। अगला सवाल ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि उल्का किसे कहते हैं, तो उल्का जो टूटता हुआ तारा है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो इसका पार्ट 1 है फ्रेंड्स, इसका बाद मैं आपको पार्ट 2 भी अवेलेबल कराऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होता है, तो वर्ष भर यानी कि सालों भर दिन और रात बराबर कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि संपूर्ण विश्व में किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। देखिए, संपूर्ण विश्व में किस तिथि को, ठीक है, तो आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए 22 दिसंबर को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है जो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। हम लोग भारत का उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है फ्रेंड्स, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, कि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटा होगा फ्रेंड्स, तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है, तो 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपका यही 22 दिसंबर को होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो देखिए छोटा दिन तो हम लोग देख लिए फ्रेंड्स 22 दिसंबर को होता है, बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है जो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा फ्रेंड्स, तो 22 दिसंबर को। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। बहुत ही टॉप मोड वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, करीब करीब सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है फ्रेंड्स। उपसौर क्या है, उपसौर किसे कहते हैं, तो देखिए पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो इसमें दो तरह से पूछा जाता है प्रश्न, उपसौर किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब आती है फ्रेंड्स, उपसौर की स्थिति कब आती है, तो 3 जनवरी को आपका उपसौर की स्थिति आती है। उसी तरह से 4 जनवरी को क्या होता है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न वही है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, 3 जनवरी को उपसौर हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि उस दिन है जो आपका पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। अब देखिए फ्रेंड्स, अपसौर क्या है, तो उसका अपोजिट है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। यह स्थिति कब आती है, 4 जुलाई की आती है। इसमें ट्रिक भी है फ्रेंड्स याद करने का, अगर कंफ्यूजन होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 जनवरी है जो जुलाई से पहले आता है, इसका मतलब है कि नज़दीक है फ्रेंड्स, यानी पृथ्वी से निकटतम दूरी, यानी जनवरी में होगा, जनवरी में अधिक होगा। और देखिए जनवरी के बाद में आता है जुलाई फ्रेंड्स, तो उस समय 4 जुलाई को क्या होगा, अधिकतम दूरी पर होगा। तो इस तरह से याद रखिए, कन्फ्यूजन इसी में होता है। तो जब नज़दीक पर होती है पृथ्वी तो उपसौर कहते हैं फ्रेंड्स, और अधिकतम दूरी पर होती है तो 4 जुलाई पे होती है। तो अब तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि नज़दीक कहेगा तो नज़दीक कौन पड़ता है, महीना में, जनवरी पहले महीना में आ जाता है फ्रेंड्स, तो नज़दीक यही पढ़ाना, तो ये हो गया। और 4 जुलाई को क्या होगा, अधिकतम दूरी पर होगा, तो इसे अपसौर कहेंगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखिए कि 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य अक्षांशीय पेटी किस नाम से जानी जाती है। टॉप मोस्ट भी वही सवाल है फ्रेंड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वाइट लेटीट्यूड कहते हैं, यानी शांत अक्षांश कहा जाता है। याद रखिए 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य अक्षांशीय पेटी किस नाम से जानी जाती है, तो शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। चलिए सवाल नंबर 33 को देखिए फ्रेंड्स कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू है। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है फ्रेंड्स, वो उसके सबसे निकट जलडमरू का नाम बेरिक जलडमरू है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भूपटपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका 46.60% आपको पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे अधिक पाया जाता है यही आपको ऑक्सीजन, और कितना प्रतिशत, तो 46.60%। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है, अक्सर भी पूछा जाता है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, ठीक है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा फ्रेंड्स कि 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट होता है। ठीक फ्रेंड्स,
याद रखिएगा कि 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड्स, तो 4 मिनट होता है। तो पूछ रहा है 90 डिग्री का अंतर है फ्रेंड्स, तो कितना घंटा में पूछा जा रहा है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 डिग्री देशांतर में कितना 4 होता है, तो 90 डिग्री देशांतर में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 चक 36 हो जाएगा। ठीक, कितना 9 चक 36 यानी 360 मिनट हो गया। अब देखिए 300 कितना 60 मिनट हो गया फ्रेंड्स, इसको हम लोग घंटा में बदल देंगे, 60 से भागा देंगे, इस काट देंगे, 6 छक 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा 6 घंटा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें फ्रेंड्स, कहीं भी कोई भी एग्जाम में इससे प्रश्न आपको दाग दिया जाता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट होता है। याद रखिएगा, सब आपका हल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें फ्रेंड्स कि अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप से। अगला सवाल आपका एग्जाम में फॉरेस्टर में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। टॉप मोस्ट VBI सवाल है फ्रेंड्स, एक पृथ्वी का आयु है फ्रेंड्स, दूसरा है जो जीवाश्म आयु, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए हम लोग कौन सा पद्धति अपनाते हैं, यूरेनियम डेटिंग पद्धति या यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। जबकि फ्रेंड्स अगला सवाल देखें कि जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात की जाती है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 40 नंबर सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि विश्व को कितने समय कटिबंध में विभाजित किया गया है, तो टोटल 24 समय कटिबंध में विभाजित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखें कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है, यहाँ दूरी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो कितना होता है 111.32 किलोमीटर होता है, 111.32 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य कितनी दूरी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है फ्रेंड्स। और इसी को क्या कहते हैं, गोरे कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो गोरे। देखिए हो सकता है फ्रेंड्स हूबहू आपका एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख ले फ्रेंड्स कितना का होता है 1 डिग्री अंतराल पे 111.32 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए जो अग्नेय चट्टान है फ्रेंड्स, ये जीवाश्म रहित होती है। अग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स, तो देखिए पृथ्वी के जो ज्वालामुखी जब होता है पृथ्वी पे, तो अंदर से जो मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ अंदर में मैग्मा कहलाता है, वो जब बाहर निकलता है फ्रेंड्स, जो लावा निकलता है तो जमता है फ्रेंड्स, तो उसके फलस्वरूप ये आपका अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी होती है, अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है, किन चट्टान के अपघटन टूटने से बनता है काली मिट्टी, तो आपका यही जो अग्नेय चट्टान है फ्रेंड्स, इसी को टूटने से, क्षतिग्रस्त होने से, क्षरण होने से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरित रूप है, बहुत ही टॉप मोस्ट VBI सवाल है। तो देखिए संगमरमर किसका संगमरमर है जो एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, किससे बनता है फ्रेंड्स, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट से बनता है। और चूना पत्थर और डोलोमाइट है जो क्या फ्रेंड्स, अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो अवसादी चट्टान, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट जब रूपांतरित होता है तो संगमरमर बनता है। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, जबकि चूना पत्थर एवं डोलोमाइट अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभी बताया था मैग्मा कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे प्रश्न का आपका जवाब होगा, पता होगा फ्रेंड्स, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। नहीं रिवीजन करेगा फ्रेंड्स तो वहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है, इसलिए पूरा अच्छी तरह से रिवीजन कर ले फ्रेंड्स, ताकि सटीक आंसर लगा करके आए। 40 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं, बहुत ही टॉप मोस्ट VBI सवाल है फ्रेंड्स। देखिए पृथ्वी के अंदर भाग में जो लावा होता है वो जम जाता है फ्रेंड्स, तो उससे निर्माण जो चट्टान होता है उसको क्या कहते हैं, तो प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। और यही है जो फ्रेंड्स पृथ्वी के बाहर अगर जम के निर्माण होता है तो उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पृथ्वी के अंदर जब ये लावा जमेगा तो उसे प्लूटोनिक चट्टान कहेंगे, और पृथ्वी के सतह पर जब बहेगा तो उसको अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक कौन सा गैस निकलता है, टॉप मोस्ट VBI सवाल है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन सा होता है फ्रेंड्स, जलवाष्प गैस होता है। ठीक है, और एक प्रश्न इसमें भी याद रखिए फ्रेंड्स कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है फ्रेंड्स, तो यही जलवाष्प की होती है। ठीक है, और यही जो जलवाष्प है जो फ्रेंड्स जब ज्वालामुखी क्रिया होता है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में आपको जलवाष्प गैस निकलता है। और ये जो पिछले वीडियो बताया था फ्रेंड्स उसमें मैं बता दिया था कि जलवाष्प गैस है जो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जलवाष्प गैस, तो वो भी याद रखें।
तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प निकलती है। इसके अलावा ये भी याद रखें फ्रेंड्स कि जब ज्वालामुखी क्रिया होता है तो जलवाष्प के साथ साथ इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैस भी उससे निकलती है। सवाल नंबर 48 को देखिए फ्रेंड्स, धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद कौन सा चट्टान का निर्माण होता है? अभी मैंने बता चुका था फ्रेंड्स कि जब धरातल पर लावा ठंडा होता है तो अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अग्नेय चट्टान का टूटने और क्षरण होने से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 49 को देखें कि अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप में एक ज्वालामुखी है। ठीक फ्रेंड्स, तो कर अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी पूछा जाता है प्रश्न फ्रेंड्स। तो देखिए अंडमान निकोबार के जो नारकोंडम द्वीप में ज्वालामुखी है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा फ्रेंड्स। ठीक, अच्छी तरह से देखें कि देखिए वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं, ठीक है, लंबे समय से वो सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मेरे हिसाब से इसका डिफिनीशन पता चला गया होगा कि सुषुप्त ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत पड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, सक्रिय नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में वो क्या है, सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और अंडमान निकोबार के नारकोंडम में जो ज्वालामुखी है वो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो देखिए माउंट किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए शांत ज्वालामुखी का उदाहरण, याद रखिए माउंट किलिमंजारो है जो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। सवाल नंबर 50 फ्रेंड्स, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रॉम्बली को आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को बार बार कर रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कल दिन भर फ्रेंड्स आपका चलेगा फॉरेस्टर जो वनपाल है उसी का क्लास चलेगा फ्रेंड्स। अभी से मैं इसके बाद में आपको हिंदी का भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। और इसमें देखिए बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो बायोलॉजी का भी मास्टर वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।